देश भर में लोकसभा के चुनाव का डंका है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं और आज इस समय सीधा प्रसारण तभी मीडिया में है। 5 दरियाओं धरती पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार एडिटर इन चीफ भी हैं राकेश शांति दूत जी। आइए, जो कि जम्मू कश्मीर की इन 5 लोकसभा की सीटें के साथ साथ एक तरफ हमारे पास देवभूमि हिमाचल है, दूसरी तरफ 5 दरियाओं की धरती पंजाब है, वहां 13 लोकसभा की सीटें हैं। पहला जो आज पंजाब पर तभी मीडिया करेगा, वरिष्ठ सहयोगी लंबे समय तक लगभग 3.5 दशकों से पत्रकारिता से जुड़े हैं और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ राकेश शांति दूत जी के पास 2 प्रिंट मीडिया में एक ही साथ काम करने का, और इन्हीं की सहयोग से मैंने पंजाब में भी चाहे विधानसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव कवरेज की थी। राकेश शांति दूत जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत मेहरबानी हरबंस जी। हरबंस शांति जी, आपको पता ही है सब कुछ की वोटिंग जो 1 जून को होनी 8 स्टेट में है, 7 मई को आपकी नोटिफिकेशन हो रही। हमारे तो जम्मू कश्मीर में 2 नोटिफिकेशन हो चुकी हैं, फर्स्ट और सेकंड चुनाव के। आपके कुल मिलाकर जो शांति सर 8 स्टेट हैं, उसमें 13 जो आपकी लोकसभा की सीटें हैं, उसमें चुनाव एक ही चरण में होना। जानना चाहूंगा सर, एक कर्टन रेजर कार्यक्रम में आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि पहले शांति दूत जी चुनाव की कुछ अगर फिगर लेंगे तो अलग हो जाएगी, सब परिदृश्य बदला हुआ है, तो आपका पहला ओपनिंग रिमार्क्स ऑन पंजाब इलेक्शन। जी, ऐसे है कि पंजाब में जो चुनाव है लोकसभा का 13 सीटों पे जो होना है, वो अंतिम चरण में होना है। एक्चुअली ये टोटल जो 7 फेसेस आपने बताया, उसमें अंतिम चरण में ये चुनाव होना है। और ये इस बार पहली बार है कि इस ढंग से कि अंतिम चरण में जो रखे गए चंडीगढ़ और हिमाचल के साथ, तो इस बार हालांकि हमारा चुनाव आयोग स्वतंत्र होता है, लेकिन इस समय जो देश का माहौल है, अंतिम समय में एक जो चुनाव आयुक्त हैं उनका एकदम से इस्तीफा भी हुआ, बदलाव भी हुआ। तो मुझे लगता है कि पंजाब का चुनाव जो है इस बार खास महत्व के साथ हो रहा है, क्योंकि इस बार यहाँ ये पहला मौका होगा लोकसभा के चुनाव में जब 4 बड़ी पार्टियों के मध्य ये चुनाव होगा। हालांकि अकाली भाजपा गठबंधन जब किसान आंदोलन के दौरान टूटा था, तो उसके बाद एक विधानसभा चुनाव में इसी प्रकार से चारों पार्टियां लड़ी थी। तो इस बार लोकसभा में पहली बार है कि अकाली दल और भाजपा है देर बाद अलग अलग लड़ेंगे और 4 पार्टियों में मुख्य मुकाबला होना है। तो जिस प्रकार से मैंने शायद पिछले एक कार्यक्रम में भी आपसे ये जिक्र किया था कि हम लोग जब पुराने समय में चुनाव की मतलब चुनाव या नेताओं की ऐसी समीक्षा करते थे कि अब फला आदमी ने ये कदम उठाया है तो ये होगा, फला आदमी ने ये कहा है तो इसका ये अर्थ होगा। तो वो सब अब बेअर्थ हो चुका है, क्योंकि राजनीति अब जो है वो आपके सामने है कि रात को कोई कहाँ होता है, सुबह कहाँ होता है। तो बेसिकली राजनीति अब मुझे ऐसा लगता है कि अपने मुल्क में भी जो आइडियोलॉजी से हटके जो है वो एक कॉर्पोरेट स्टाइल में हो गया कि कहाँ मेरा फ्यूचर बढ़िया है, कहाँ से मुझे निकल के यहाँ पैकेज अच्छा मिल रहा है, वहां चले जाना है। तो पंजाब की राजनीति में विशेष तौर से जो अभी चुनाव घोषणा के बाद जो एकदम से हो रहा है, जैसे हमारे जलंधर सीट पर ही जो सुशील रिंकू हमारे यहाँ जलंधर बाई इलेक्शन में आप जितने उन्हें मतलब एक सुशील रिंकू कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे एक्चुअली, जो मतलब काउंसलर उससे स्टार्ट हुए थे और फिर विधानसभा एक बार जीतने के बाद दूसरी बार हार गए। तो आम आदमी पार्टी ने बाई इलेक्शन में पूरी गवर्नमेंट लगाकर उस व्यक्ति को, क्योंकि बाई इलेक्शन में गवर्नमेंट पूरा जोर लगाती है जिसकी सरकार होती है वहां पे, तो वो जीते। और अभी 9 महीने का उनके पास टर्नओवर थी, 9 महीने गर्भ होता है बेसिकली उसमें से निकल के। तो ये शायद पहली बार हुआ है कि किसी के गर्भ से पैदा हुआ जो व्यक्ति है, बच्चा है, वो पालन के लिए किसी दूसरे के पास खुद ही चला गया है। आमतौर पे अडॉप्शन होती है, लेकिन वो खुद ही, तो ये पंजाब की ये स्थिति है। तो अभी उठा पटक जारी है। आज अभी ताजा जो है वो धर्मवीर करके जो पहले आम आदमी पार्टी से बने थे, पटियाला से बहुत बड़े मार्जिन के साथ एमपी बने थे पहली बार जब, फिर वो आम आदमी पार्टी से विमुख होकर चले गए थे और लंबा समय उन्होंने किसान आंदोलन और स्वतंत्र उसमें लगाया और आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
और उन्हें टिकट भी कांग्रेस पार्टी ने वहां कहा है कि वो जो कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर वहां से लड़ रही हैं, तो उनके मुकाबले कांग्रेस ने उनको फील्ड वहां पे उतारा है मैदान में। तो कुल मिलाकर प्रतिक्रिया की बात करें तो पंजाब में इस बार चुनाव जो है अजीबोगरीब ढंग से पहली बार होगा कि, क्योंकि आपने भी पंजाब में बहुत चुनाव कवर किए हैं, तो लोगों के लिए समझना मुश्किल होगा कि वैसे भी पंजाब जो है, पंजाब राजनीतिक रूप से एक ऐसे वैक्यूम में से गुजर रहा है कि उस वैक्यूम में से एक विकल्प जो दिखता था आम आदमी पार्टी, वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ लोगों ने उन्हें सरकार दे दी। तो अब थोड़ा बहुत वहां भी प्रॉब्लम चल रही है। तो इस पर यह है कि पंजाब कौन सा मार्ग लेगा, कांग्रेस वो तलाशेगा क्या। तो एक शून्यता सी यहाँ, अगर मैं कहूँ कि पंजाब की सियासत में जो है वो एक शून्यता सी है। तो ये मतदाता बताएगा कि क्या करेगा। शांति जी, बहुत ही अच्छे आपने ओपनिंग रिमार्क्स, ये सीधा प्रसारण जनता देख रही है। जैसे शांति जी आपने कहा, आपके जालंधर की ही बात करें तो जालंधर कहते हैं इसका मीडिया का भी गढ़ है सबसे बड़ा पंजाब में, और अधिकतर समाचार प्रकाशित होते हैं वो जालंधर से ही होते हैं। जैसे आपने कहा सुशील कुमार रिंकू, और जहां पता लगा है आपकी जालंधर सीट पर 39.96 दलित वोट हैं। और शांति जी, अब हंसराज हंस बहुत अच्छे गायक भी हैं, सूफी गायक भी हैं, और वो हमेशा जालंधर से करते हैं। आपको जब 84 की बात थी तो उन्हें आपको याद है वो पत्ता पत्ता सिंगाना बैरी गाया था, बाद में उन्होंने दूसरे में आ गए, फिर दिल्ली जाके लड़े, दिल्ली के बाद उन्हें फरीदकोट में दे दिया गया। शांति जी, फरीदकोट भी 34% बताया गया वाल्मीकि समाज से है, और हंसराज हंस जी फरीदकोट से हैं, वो इसी के हैं। ये पहले एक बार अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, और मुझे याद है हम जब आप एक ही प्रिंट मीडिया में थे, आप मुझे पास आए, लेकिन आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तो अपने प्रिंट मीडिया दैनिक जागरण ने आपने किया था। इसी तरीके से शांति जी, अगर कुल मिला के बात करें, जो अगर गुरदासपुर की बात करते हैं तो गुरदासपुर में तो ऑलमोस्ट अंडरस्टूड था कि इस बार सन्नी देओल मार्केट में नहीं आएंगे, अलग अलग नाम चल रहे थे। अब वहां से शांति जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहते हैं कि दिनेश सिंह बब्बू को उतारा है, सुजान ने, मैं माफी चाहूंगा, ये गुदाहा दिनेश सिंह बब्बू को उतारा है शांति जी। और ये टकसाली भी अच्छे रहे हैं, 3 बार सुजानपुर एमएलए भी बने हैं। इनके बारे में जो, चूंकि इसका हमारे शांति जी यहाँ कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कठुआ जो हमारी लोकसभा की सीट है वो बिल्कुल गुरदासपुर के साथ मिलती जुलती सीट है, क्योंकि गुरदासपुर भी काफी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और कठुआ का भी। तो इसमें जो सन्नी देओल आया नहीं, संकेत लग रहे थे। दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा सीधे प्रसारण में शांति जी, सन्नी नहीं आए और हमें संकेत यहाँ तब मिल गए थे जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने फर्स्ट फेज में टिकट फिर मिली है, हैट्रिक वो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं सीधी हैट्रिक लगे, 2 बार वो चुनाव जीत चुके हैं कठुआ से। उनके साथ वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो है फ्री स्टाइल वाले खली आए थे, हालांकि पड़ोसी हमारा लोकसभा का सीट गुरदासपुर है, सन्नी देओल नहीं आए थे, तो उससे ही शायद ये पता लग गया कि ये शांति जी शायद सन्नी को टिकट नहीं मिलेगी। एंड अब ये जानना ये चाहेंगे कि अगर कुल मिला के जो बाकी सीटें हैं, और गुरदासपुर की बात कर रहे हैं, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सीट है, कुछ और 2 लोकसभा की सीटें हैं, तो इस पर आपकी ओपनिंग रिमार्क्स चाहूंगा कर्टन रीजन में इन लोकसभा की सीटों के बारे में। देखिए, जो बीजेपी ने अभी तक 6 सीटें पंजाब में डिक्लेयर की हैं जी, उनमें से एकमात्र सीट गुरदासपुर ऐसी है जहां बीजेपी का अपना चेहरा है। बीजेपी का, जैसे आपने टकसाली शब्द इस्तेमाल किया, कि बीजेपी का बेसिक वर्कर जो है, जो मूल रूप से जो भाजपा में ही पैदा हुआ, वो दिनेश सिंह बब्बू को टिकट दिया, और इसे एक अच्छा चुनाव भी माना जा रहा है। ये एक अच्छी सिलेक्शन है उनकी। दूसरा ये है कि जो गुरदासपुर है, गुरदासपुर को अगर हम पुराने समय से ले लें, जनसंघ के समय से ले लें, तो यज्ञ दत्त यहाँ से चुनाव जीते थे, जब अकेले जनसंघ का यहाँ वो दौर था। तो उसके बाद यहाँ एक्टर्स के जरिए ही कोशिश की गई। हालांकि बीच में एक बार थोड़ी चेंज कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस की तरफ से होते जाखड़ लड़े थे वहां से, लेकिन बीजेपी टोटली डिपेंडेंट वहां पे। जैसे विनोद खन्ना आए तो बेशक वो एक्टर्स थे, लेकिन विनोद खन्ना ने एक पॉलिटिशियन, एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में
अच्छा काम वहां पे किया, तो उसका एक अच्छा प्रभाव भी था उन दिनों, जो क्योंकि ये सारा रिवराइन एरिया है, तो जहाँ कभी लोगों के पास तैर के जाने के अलावा कोई मार्ग नहीं थे, तो उन्होंने कई पुल, कई कुछ बनाया। लेकिन औचक उनकी जब मृत्यु हुई, तो उनकी मिसेज के बारे में भी तब ये चर्चा थी कि कविता जी जो हैं वो मतलब बहुत सोशल हैं, उनका पूरा कम्युनिकेशन जो है मतदाता तक पूरी है। लेकिन तब बीजेपी ने उस बाई इलेक्शन में वो चेंज ले ली, कविता जी को देने की बजाय स्वर्ण सलारिया को टिकट दी, जो कि बड़े मार्जिन से वहां पराजित हुए थे। तो उसमें एक्चुअली मुझे लगता है कि बीजेपी की वहीं से वो थोड़ी सी, अगर अगर कविता जी को उस समय शायद टिकट दिया जाता तो वो बेटर रिजल्ट देते, और एक चेहरा जो एक उन्होंने खड़ा किया था लोकसभा के लिए वो बना रहता नए सिरे से। लेकिन स्वर्ण सलारिया के बाद अब उनकी फिर से वही प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, फिर विनोद खन्ना की जगह अगर एक्टर ही लाना पड़ा तो सनी देओल को लेके आए। लेकिन सनी देओल इतने बिजी शेड्यूल में रहने वाले कलाकार थे कि वो कहते हैं कि लोकसभा में एक बार भी जाके कुछ सवाल जवाब नहीं कर पाए, और उनके तो आपको पता कि पोस्टर लगते रहे कि लापता है, सांसद लापता है, सांसद लापता है। तो उसका वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि शायद बीजेपी उनको टिकट देती, और वो मतलब उन्होंने वैसे दोनों ने हाथ जोड़े हुए कि मेरी भी मुक्ति हुई, और भाजपा ने कहा अभी हमारी भी मुक्ति हुई। तो दिनेश सिंह बब्बू जो एक चुनाव एक बेटर उनकी सिलेक्शन है, क्योंकि दिनेश सिंह बब्बू जो है वो, जैसे आपने खुद ही बताया कि वो 3 बार विधायक चुने गए हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं पंजाब विधानसभा हमारे के। साथ ही बिल्कुल बिल्कुल। और पिछली बार भी वो जब वो टिकट के इच्छुक थे, जब स्वर्ण सलारिया को टिकट दिया गया था तो वो टिकट के इच्छुक थे, और काफी सुलझे हुए और जमीनी नेता। अगर आप ये कहें कि मास लीडर की बात करें, तो जो 1 से 3 विधानसभाओं में एक प्रभाव वाला व्यक्ति है। तो मुझे लगता है कि भाजपा का जो 6 सीटों में अभी तक की जो डिक्लेयर्ड सीटें हैं, उनमें से एक सीट जो है ये गुड सिलेक्शन कही जा सकती है। अगर इनफाइटिंग ना रहे भाजपा के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये सीट भाजपा की वैसे भी एक तरह से अब गढ़ सीट बन चुकी है, लगातार भाजपा वहां जीती है। तो मुझे लगता है कि इस सीट पे भाजपा बेहतर जो है वो रिजल्ट दे पाएगी। राकेश शांतिदूत जी, वाकई जैसे आपने कहा, जैसे किसी जमाने में हरियाणा में होता था, आया राम गया राम, पूरी पार्टी एक तरफ चलेगी, सब कुछ हो गया एक पार्टी को छोड़कर। मगर अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, पहले अगर हम बात करें महाराजाओं के शहर पटियाला की, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे सामने एग्जाम्पल है, और उसके बाद उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी जो कांग्रेस से लड़ी हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं, और ये भी बताया गया वहां पर 50.06 वोटर हैं। ये शांति की एक सबरसाल्ट हुआ एक पार्टी से दूसरी तरफ। क्या जो मतदाता पहले परनीत कौर भाजपा के खिलाफ बोलती थी, अब भाजपा में आ गई हैं, उनकी कैंडिडेट हैं, तो क्या रखे शांतिदूत जी, ये इस तरीके करिश्माई कर सकेंगे, और क्या मतदाता सचमुच इनकी बात सुनेगा? न केवल इस पटियाला सीट पर, सारी 13 लोकसभा की सीटों में आपका जो जर्नलिज्म का एक असीम अनुभव है, और सामाजिक कई संगठनों में न्याय जो मार्च टाइप होते हैं उसमें जाते हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है कि जो मैक्सिमम जो है ये दल बदल बहुत बड़ी हुई है, तो क्या मतदाता पंजाब के इस समय जहां जहां आपकी बात हुई राकेश शांतिदूत जी, आर देयर सेटिस्फाइड, या अभी चुप है, या आक्रोश में है, या बोलेंगे उसी वक्त जब ईवीएम में जाके वोट दबाएंगे? हरबंस जी, बेसिकली ये दल बदल वैसे तो नया नहीं है, लेकिन दल बदल की जो स्थिति जिस प्रकार से अब दल बदल हो रहा है, वो मैंने आपसे कहा कि वो एक कॉर्पोरेट कल्चर की तरह हो रहा है कि मैं वहां सुरक्षित हूँ, वहां जीत जाऊंगा, वहां सुरक्षित रहूंगा। मान लीजिए हम सुशील रिंकू की बात करते हैं, तो सुशील रिंकू अगर दोबारा आप में आगे पराजित हो जाते हैं, तो आप उतनी बड़ी पार्टी नहीं, उनका जो पॉलिटिकल करियर कोई लंबा चौड़ा नहीं बचेगा। तो मुझे लगता है कि वो आप भाजपा में इसलिए आ गए कि उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ पराजित भी हो जाऊंगा तो देश में अभी भाजपा राज करेगी, ऐसा भाजपा वालों का दावा भी है और एक परसेप्शन भी है, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है, ऑपोजिशन अभी उस दोबारा से एक तरह से अलायंस, इंडिया अलायंस में जन्म लेके धीरे धीरे लगे, अब आगे आगे जाके प्रदर्शन क्लियर होगा। तो जो आपने कहा कि मैं पंजाब के संदर्भ में बात करूं, तो ये पंजाब के मतदाता के लिए इस बार बहुत बड़ा इम्तिहान है
ये मतदाता डिसाइड करेगा। वैसे तो पूरे देश में करेगा, क्योंकि सारे देश में ऐसी उठापटक है कि आज कल कहाँ थे, कल सुबह यहाँ है, यहीं जीते, कल फिर वहां चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा मजाक इंडियन डेमोक्रेसी से हो रहा है, ये दल बदल के नाम पे जो है। और वो इलेक्शन को लेके, वैसे दल बदल आइडियोलॉजिकली हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हो इसीलिए रहा कि मुझे यहाँ नहीं टिकट, मुझे यहाँ, जैसे राजकुमार चब्बेवाल कांग्रेस छोड़ के आप में आ गए होशियारपुर से। अब अगर धर्मवीर जी पटियाला से आए भी है कांग्रेस में, तो वो बेसिकली वैसा दल बदल नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ, जब आप एक चेंज के लिए पंजाब में आई थी तो वो उनके साथ थे, और वो जब चेंज उनसे संतुष्ट नहीं हुए तो वो लंबा समय बाहर रह के उन्होंने एक एक्टिविस्ट के रूप में काम किया। तो आज अगर वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, अगर ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप को बचाने के लिए, एक बड़ी पार्टी को बचाने की जरूरत है, उनके साथ जाने की जरूरत है आइडियोलॉजिकली, क्योंकि वो सेकुलरिज्म, अपना मुल्क जो है वो सेकुलरिज्म के ऊपर खड़ा है, तो परसेप्शन डिफरेंट किस्म की आ रही है, तो वो दल बदल नहीं कहलाएगा वहां पे। लेकिन जिस किस्म का दल बदल यहाँ हो रहा है, जैसे आपने अभी बात की कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी की, तो रियासती जो बेसिकली ये रियासत के राजाओं के, अभी जो अभी भी उन्हें कहते हैं महाराजा हैं, वो महारानी है, तो ये यहाँ से अंदाजा लग सकता है कि वैसे भी ये जो रियासतों का इतिहास रहा है, ये अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के साथ थे, जब अपना उसके बाद जब अपना देश आजाद हुआ तब भी ये सत्ता के साथ जाने का इनका रहा। तो ये इतिहास तो, ये तो हमारा कोई, हमारा क्रिटिसिज्म नहीं है, ये तो मतलब इतिहास बोलता है, गवाह है इतिहास खुद इनकी जो मूवमेंट है। अब अगर भाजपा का राज है, और अगर आप ये देखें कि अगर उनका सिंगल एक व्यक्ति के रूप में आप कहें कि उनकी जो है लोग उनकी बातों का अनुपालन करते हैं, लोग उनके अनुयायी हैं, लोग उनके सपोर्टर हैं, वोटर हैं, तो वो तो रिजल्ट निकल के आ गया कि जब भाजपा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर दाव खेला पंजाब विधानसभा में, उनके साथ एक पार्टी बना के अलायंस किया, तो पूरे पूरे पंजाब में उन्हें 50,000 वोट उनकी पार्टी को नहीं पड़े। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो राजनीतिक व्यक्तियों के रूप में उनके लोग कितने फॉलोइंग, तो इसलिए उनका पार्टियों की शरण में जाना, सत्तारूढ़ पार्टियों की शरण में जाना उनका कल्चर है, उनकी हिस्ट्री है। तो अब बड़ा इम्तिहान है यहाँ के मतदाता का, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब मतदाता किसी एक को चुनता है तो वो उस पार्टी की सोच को और प्रतिनिधि को चुनता है, लेकिन प्रतिनिधि क्या करता है कि वो अगले दिन ही बदल के दूसरी जगह चले जाता है। तो पंजाब, क्योंकि लंबे समय से पंजाब ने पहले बहुत साल कांग्रेस को दिए, फिर अकाली भाजपा इकट्ठे हो गया है उसको दिए, तो उसमें जब वो अकाली भाजपा इकट्ठे हो गए विराज कर, फिर यहाँ जब बेअदबियां हुई श्री गुरु ग्रंथ साहब की, ऐसे एक नया वैक्यूम पैदा हुआ कि कोई बात ही नहीं है, कोई सुरक्षा वाली लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो आम आदमी पार्टी का तब उदय हो रहा था, तो आम आदमी पार्टी का उस समय कोई पंजाब में राजनीतिक इतिहास नहीं था, लेकिन एक विकल्प मौजूद था जो ये दावा करता था कि हम बढ़िया करेंगे। तो पंजाब के लोगों ने एक मुश्त से सब कुछ छोड़ के 92 सीटों के साथ विधानसभा दे दी, फिर लोकसभा में भी उन्होंने उस ढंग से दिया। तो मुझे लगता है कि पंजाब के मतदाता के लिए ये एक ऊहापोह की स्थिति है कि हम जिसको भी लाते हैं वो पंजाब के हित में नहीं सोचता। और डेमोक्रेट सेटअप जो अपना है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप जो अपने देश का है, उसमें खेल संख्या का है, और संख्या की दृष्टि से हमारे जैसे जम्मू कश्मीर है, ये तो अब चलो जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो अब तो ये दिल्ली वाली स्थिति में आ गया कि ये सेमी गवर्नमेंट, सेमी स्टेट हो गया। लद्दाख में आपके यहाँ वो जो भाई साहब वामचुंग, क्या उनका नाम मुझे थोड़ा लेने में कठिनाई होती है, वो अब वो अमरनाथ अनशन तक गए हैं कि भाई ऐसा भूख हड़ताल पर बैठे रहे कि भाई इसको हमें उस दर्जे में लाइए, हम तो ये मांगते ही नहीं थे जो हुआ है। तो पंजाब में भी 13 सीटों की जो 543 की विधानसभा लोकसभा में जब एक पार्टी ये दावा कर रही है कि हम 400 पार करेंगे इस बार, तो उस 400 में 13 वालों की वैल्यू क्या है? अगर 13 की 13 लेके भी गए तो अगर दो, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो अपने यहाँ जो संघीय ढांचे की बात करते हैं ना देश की, जो फेडरल सिस्टम की बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली, तो मुझे लगता है कि पंजाब के भीतर जो है, पंजाब के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि हम चुनेंगे किसको। तो मुझे शांति जी बिल्कुल आप एक सच्ची और बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहे हैं, और इसी में जरूर मैं जोड़ना चाहूंगा, बेअंत सिंह जी का एक अपना मुकाम था, वो एक बलिदानी भी हुआ, जिस तरह उन्हें अटैक उन पर हुआ, और उनके जो पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू, 3 बार वो
कांग्रेस से रहे, अब वो भी कांग्रेस से उन्होंने छलांग लगाई और बीजेपी में आ गए। जी तो क्या 13 लोकसभा की सीटों में ज्यादा दल बदली करके आए हैं? तो शांति जी, ऐसे में जो आपका पत्रकारिता का असीम अनुभव है, वो क्या कहता है? क्या आम जनता 5 दरियाओं की धरती पंजाब की, चाहे मालवा है, माझा है, दोआबा, सोच रही होगी इस समय? और वंशी दल बदली है, दल बदली का आधार जिसका वो यही है कि मेरी नहीं सुनी गई, पार्टी में मेरी नहीं सुनी गई। ये दल बदली का आधार नहीं हो सकती। दल बदली का जो आधार है जिन लोगों का, वो कोई इतना वैसा आधार नहीं है कि आइडियोलॉजिकली कोई चेंज, मुझे मेरी नहीं सुनी गई, मुझे टिकट नहीं दी गई इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब नवनीत बिट्टू जो है एक ऐसी फैमिली से हैं, हालांकि पंजाब में टेररिज्म की भी जो हम बात करते हैं और शहादतों की बात करें, एक कॉम्प्लिकेटेड विषय है कि यहाँ एक कहाँ से पैदा हुआ। इसके ऊपर तो बड़े लंबे समय से आ रहा है कि इसके ऊपर व्हाइट पेपर लाइए कि पंजाब में स्थिति क्यों थी। पंजाब आज भी, पंजाब में आपको मशीन गने हुए लगी हुई दिखती हैं। आज भी पंजाब में, पंजाब का नागरिक तो ये नहीं समझ पा रहा कि पंजाब अभी भी शांत है या अशांत है, क्योंकि वैसी चेंजेस नहीं है। अगर जहां जैसी सिक्योरिटीज उस समय सो कॉल्ड वीआईपी को थी, वो उसी ढंग से बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए जो लोगों के हैं उन वीआईपी, सो कॉल्ड वीआईपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लोगों ने जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं, लोगों ने रास्ते बंद किए हुए हैं। तो एक्चुअली जो ये जो दल बदल है ना जी, ये दल बदल का आधार वो नहीं है। अब आपने रवनीत बिट्टू की बात की है कि अगर रवनीत बिट्टू इस किस्म की, अगर आप कहते हैं कि अब रवनीत बिट्टू की मुश्किल क्या हो सकती है? रवनीत बिट्टू ने मुश्किल जाहिर नहीं की, पार्टी छोड़ के चले गए हैं जी। तो बेसिकली रवनीत बिट्टू, मुझे नहीं लगता कि रवनीत बिट्टू को के आने से भाजपा को फायदा होगा। मुझे लगता है कि भाजपा की वजह से रवनीत बिट्टू कोई फायदा ले जाए तो एक अलग बात है, जिस सोच के साथ हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि जो, अगर हम, वैसे भी ये बहुत टू अर्ली इट्स, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस जो वैक्यूम फिर से खड़ा हुआ है, इसमें ज्यादा जो एज है ना जी इस समय शुरुआती दौर में, हालांकि कांग्रेस ने टिकटें भी वो देनी है, तो मुझे लगता है कि जैसे जलंधर सीट की हम बात करते हैं तो जलंधर में भाजपा ने अकेले लड़के देखा, कार्ड भी वो मजहबी सिख वाला, वाल्मीकि वाला कार्ड खेला, क्योंकि जलंधर में भी मजहबी सिखों की वोटें काफी हैं। तो चरणजीत अडवाल के बेटे बलविंदर इकबाल को पिछली बार बाई इलेक्शन में लाए थे। तो भाजपा को उस समय भी हाईएस्ट जो वोटें हैं वो 1,15,000, 1,25,000 के करीब पड़ी। तो अगर 1,00,000 वोट भी शिफ्ट हो जाता है तो भी भाजपा यहाँ सीट नहीं निकाल पा सकती, क्योंकि यहाँ 3-3.5 लाख से सीट निकलती है। तो मुझे लगता है कि भाजपा की जो ये जो दल बदली करवाने का जो सिस्टम है, भाजपा तो शना शना, उनकी जो आरएसएस का एक होता है ना कि मतलब चरावेती चलते चलो, तो उस दृष्टि से उनकी स्ट्रेटजी तो बढ़िया है कि भाई आओ देखते हैं आप क्या हमारे लिए कर सकते हैं, नहीं है तो आप चले जाएंगे। तो भाजपा का जो विधानसभा, अगले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि पूरे देश में मैं नहीं कहूंगा कि हिंदी पॉकेट्स जो है, हिंदी स्टेट्स में जहां मोदी जी के तूफान कहा जाता है कि मोदी मीन्स मतलब वो हिंदी पॉकेट्स, और लेकिन पंजाब में मोदी एक्सेप्ट ही नहीं हुए अभी तक। तो ये एक बड़ी वकार का प्रश्न है भाजपा के लिए या मोदी जी के लिए। तो उस दृष्टि से वो पंजाब मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुका है भाजपा। मुझे इसीलिए लगता है कि आखिरी चरण भी इसीलिए है कि तब तक मोदी जी भी खाली होंगे और बड़े नेता भी खाली होंगे, तो वो सारे यहाँ आगे डटेंगे, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, बहुत बड़ा वो एक मजमा रचा जाएगा। जबरदस्त अनुभव जो आपका सामने नजर आ रहा है, और इसमें भी कुछ संदेह की बात नहीं। आपकी बात से मैं निश्चित, पूरा दर्शक भी जो इसमें देख रहे हैं वो सहमत होंगे कि जब सबसे बड़े वृद्ध नेता अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल देह छोड़ गए तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री सब आए। उम्मीद थी कि एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल भाजपा कुछ नहीं हो गया। शांति जी, एक चीज हमारे जम्मू कश्मीर में आपके 5 दरियाओं की धरती पंजाब में साझी है, वो है पड़ोसी बदले नहीं जाते, चाहे सीमा के इस ओर है, सीमा के पार है। आपके यहाँ भी शांति जी 3 जो क्षेत्र हैं वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। जी जी जी। और इधर अभी 2 दिन पहले ही गुरदासपुर, पटियाला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लगते हैं, और हमारे कठुआ जो जिला है जहां पर लोकसभा का चुनाव, कठुआ उधमपुर लोकसभा के सीट से जाना जाता है,
संयुक्त बैठक की है कि यहाँ पर क्योंकि आपको उधर भी ड्रोन आ रहे हैं, इधर भी कुछ स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि पड़ोसी बदले ने पड़ोसी उधर भी नापाक साजिश कर रहा है, इधर भी करेगा। ऐसे में शांति जी, आपका जो लंबा, बहुत होते हैं शांति जी, 3.5 दशक की पत्रकारिता और पंजाब में रहकर कितने तूफान आपने सहे हैं, आई कैन वेल अंडरस्टैंड, मैं देख सकता हूँ। आखिर में ये पॉइंट भी आपसे एक कर्टन रेजर्स में जानना चाहूंगा, ऐसे में स्थिति जो हमारे बॉर्डर ये क्षेत्र पड़ेंगे उनकी क्या होगी, और क्या और नापाक साजिश की हम संदेह कर सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी हमारा हमेशा डंकी मारता है। देखिए, दो बातें हैं कि एक तो हमारे लिए सबसे क्या होता है कि कई बार जब आपका पड़ोसी का कमजोर होना, अस्थिर होना, साथ वाले के लिए जो उसका दूसरा मतलब थोड़ा ठीक पड़ोसी होता है उसके लिए वो खतरे वाली बात होती है। तो हमारे हिसाब, अब जो पाकिस्तान की स्थिति है वो लंबे समय से ऐसी है कि वहां फौज रन करती है, तो वो स्थिति बदली नहीं है वहां। हालांकि इमरान खान के समय में इमरान खान इंडो फ्रेंडली थे या नहीं थे, लेकिन इमरान खान को वहां के अवाम ने एक देखने में आया था, जैसा सपोर्ट किया था, लेकिन वहां आर्मी डोमिनेट कर गई। अब अगर नवाज शरीफ को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के दृष्टि से जो जियो पॉलिटिक्स ने, जिसमें भारत भी हो सकता है शामिल रहा हो, एक कोशिश थी कि नवाज आएंगे, लेकिन अब नवाज को भी उन्होंने कहा कि आप वापसी चलो, शायद चले गए हैं या जाने वाले हैं। उनको कहा कि आप इलाज के बहाने से वो फिर मतलब देश से पार हो जाएंगे, लंदन चले जाएंगे। तो दूसरी ये समस्या अभी खत्म नहीं हुई और उस दृष्टि से खड़ी है क्योंकि वहां फौज है। डेमोक्रेसी में जब तक अवाम के साथ आप नहीं डील करते तो फौज की अपनी मुश्किलें हैं, फौज की अपनी जरूरतें वहां, और वो फौज जो है वो उस देश की है जो मतलब फंडामेंटली वो एक धर्म आधारित देश है, बना हुआ देश है कि वहां मुस्लिम देश है। मुस्लिम का मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम देश होना बुरी बात है, लेकिन मतलब उनकी एक अपनी मजबूरियां हैं। तो मुझे लगता है कि बॉर्डर की जो हमारी समस्याएं हैं, ये डर चुनाव के दौरान जरूर बना रहेगा कि अब हम से दुश्मन कहें, दोस्त कहें, पड़ोसी कहें, कि पड़ोस में जो लोग हमारे बैठे हैं वो उनका तो उस अपने अगले पड़ोस से भी ठीक नहीं चल रहा, अफगानिस्तान के साथ भी बिगड़ी हुई है। तो वहां की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए हमारे इन दोनों स्टेट्स में जो जम्मू कश्मीर और पंजाब है, इसका एक दबाव प्रभाव तो हमारे सिस्टम के ऊपर रहेगा कि ऐसी दृष्टि में, ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में हमें उस सीमा के उस पार भी दृष्टि रखनी होगी। लेकिन इसके साथ ही मैं जुड़ी हुई एक बात आपको ये कहना चाहूंगा कि जब तक, जैसे आपने ड्रोन्स का जिक्र किया था कि ड्रोन्स आते हैं, अब ड्रोन्स आते तो इसलिए हैं कि यहाँ रिसीव होते हैं। अब ये रिसीव कौन करता है? बेसिकली ड्रोन्स तो डेली पकड़े जाते हैं, बीएसएफ की पुलिस रिलीज हमें भी आती है कि ड्रोन एक ही मोटर सिम्परेंटी में। अब अगर ड्रोन आते हैं तो एक ही मोटर सिम्परेंटी में वो कैसा भेज सकता है? क्योंकि वो तो पकड़ा जाता है, उसको तो रोज बदलना चाहिए। आपको याद होगा कि जब ड्रोन का जमाना नहीं था तो वो ये सरकंडों के साथ कभी बंध के आते थे, कभी गांव में कभी एक व्यक्ति आता था, तो वो एक तरह से उनका मोटर सिम्परेंटी बदलता था। लेकिन एक ही तरह से ड्रोन आता है, फिर बीएसएफ को मिल जाता है, उसको वो पकड़ लेते हैं, लेकिन वो निरंतरता बनी हुई है, अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट होती है। तो वो कहीं ना कहीं इधर लोग हैं बैठे हुए हमारे यहाँ भी, वो कौन है ये नहीं मैं कह सकता कि कौन है, हमारे नागरिक हैं, हमारी कोई एजेंसियों के लोग हैं, कौन है ये एक अलग बात है, लेकिन आते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक बॉर्डर की हम अपने अंदर से ये डर दूर नहीं करेंगे कि बॉर्डर डेवलपमेंट हो, बॉर्डर के अंदर डोर स्टेप्स पे, अब देखिए ना, जब से हमने वो टीडी बाढ़ लगाई है तो किसान जो है वो तो अपने खेत में उतना समय नहीं जा पाता जितनी उसकी जरूरत होती है। वो एक तरह से फिक्स टाइम में कार्ड बने हुए हैं, वो जाते हैं, फिर वो सिटी बजती है बीएसएफ की, वो लौट आते हैं। तो जब तक बॉर्डर के अपने लोगों में एक विश्वास नहीं आप बिल्ड करते कि हाँ आप हमारे देश के देशभक्त लोग हैं, और वहां उन्हें उनके डोर स्टेप्स पे काम नहीं मिलता और उनके पास ये विकल्प नहीं खत्म किया जाता कि ड्रग्स को बेचना या हथियारों को लाना, उनके पास ये एक विकल्प है गरीबी में। तो मुझे लगता है कि बॉर्डर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। शांति जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मगर समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा राकेश शांति दूर जी, इसलिए जो अपनी बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा इस ओपनिंग कर्टन में पंजाब की 13 लोकसभा की सीटों में उठाया है, और इसमें लास्ट वाला राकेश शांति दूर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर भी से झुलस रहा है, वो है नारकोटिक। अगले बार आपसे समय लेते हुए
इस तभी मीडिया के दर्शकों के बहुत महत्वपूर्ण बात नारकोटिक पर करेंगे। पंजाब भी चपेट में है, जम्मू कश्मीर भी चपेट में है। फिलहाल राकेश शांतिदूत, दिल से आपका तभी मीडिया आभार प्रकट करता है कि मैंने धन्यवाद। आपको एक रिक्वेस्ट किया, आपने किया। आपसे भी इजाजत दर्शकों, और आप सभी दाशा और राकेश शांतिदूत जी का पुनः धन्यवाद देता हूं। आपको ये आश्वासन देते हुए जो राकेश शांतिदूत जी ने भी बात की नारकोटिक पर, अभी हमारे एक ही जगह जम्मू में मेडिकल कॉलेज के पास ही 6 महीने में नारकोटिक से सेवन से 6 युवाओं की जान जा चुकी है। सरकार बहुत कुछ कर रही, बहुत कुछ करना बाकी है, और इसके बारे में बात करेंगे। कार्यक्रम की यही समाप्ति। थैंक यू शांति जी अगेन। दर्शकों, यही समाप्ति। नमस्कार। धन्यवाद।